उपाध्याय इन सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। तो हम उससे ग्लोबल वार्मिंग तो शब्द से क्लियर है। ग्लोबल का मतलब विश्व और वार्मिंग का मतलब गर्म होना या विश्व का गर्म होना मतलब वैश्विक तापन। उससे पहले अगर देखें, ये आज के डेट में भी और बहुत पहले से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय बना हुआ है। उससे पहले हम क्या देखते हैं कि एक शब्द आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। हिंदी में क्या कहेंगे? हरित गृह प्रभाव। इन शब्दों को थोड़ा बड़े ध्यान से सुनिएगा, सुनने की कोशिश करिएगा। और जब भी आप लिखेंगे तो पेन कॉपी लेकर के बैठ के फिर सुनेंगे और आराम से लिखेंगे चीजों को। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग से पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग नुकसानदायक है, लेकिन हरित गृह प्रभाव हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि किसी भी ग्रह पे जीवन होने के लिए हरित गृह प्रभाव, इट मीन्स ग्रीन हाउस इफेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वहां ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो वहां जीवन नहीं होगा। जैसे आप देखे होंगे चंद्रमा पे जीवन नहीं है, उसके बहुत सारे फैक्टर। पहला, वहां ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का पलायन वेग, वहां के जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो गैस के कण हैं, उनके पलायन वेग से कम है। इसलिए वो पलायन वेग, इसलिए वो पार्टिकल्स वहां रुकते नहीं हैं और बाहर निकल जाते हैं उससे। तो वहां एक लेयर नहीं बन पाता, एक संरचना नहीं बन पाती गैसों की, ना ऑक्सीजन की, ना कार्बन डाइऑक्साइड की, ना आर्गन की, न नियान की, न जिनान, मतलब इन सब चीज़ों की भी नहीं बन पाती। या जो भी चीज़ें हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO, जो भी चीज़ें हैं, नहीं, इनकी कोई भी व्यवस्था नहीं बन पाती, जिसके वजह से वो न तो अगर ठंडा होते हैं तो बहुत ठंडा हो जाते हैं और गर्म होते हैं तो बहुत गर्म होते हैं। पृथ्वी के सिस्टम में क्या है, अगर हम देखें तो पृथ्वी की कैसी व्यवस्था है? पृथ्वी की जो व्यवस्था है, अगर सपोज ये पृथ्वी मान लेते हैं, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पे गैस, बहुत सारे गैसेज हैं, जो मैं पहले ही बता चुका होगा एटमॉस्फेयर में कि गैसों, विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण वायुमंडल कहलाता है। तो हरित गृह प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। लगभग 55 से 60%। हरित गृह प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरे नंबर पे है आपका मेथेन, CH4 या मेथेन। इसका लगभग योगदान 20 से 25% है। ये कितना कंट्रीब्यूशन करता है? 20 से 25%। तीसरे नंबर पे आता है वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब जल वाष्प। जल वाष्प, इसका योगदान है लगभग 12%। कितना है? 12 से 15% है। 12% देखने को ज्यादातर मिलता है, तो इसका योगदान कितना है? 12%। इसके बाद से बहुत सारे गैसेज आते हैं। चौथे नंबर पे CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पांचवें नंबर पे है नाइट्रोजन की ऑक्साइड। छठवें नंबर पे है आपका और भी बहुत सारे, जैसा CO कह सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O कह सकते हैं। मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में तो सब आ गए। ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब धीरे धीरे इसमें आ रही हैं, जो हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ये गैसें इसलिए भी जरूरी होती हैं क्योंकि ये, जैसे ऊपर से सपोज ये देख लें, यह सूर्य है, यहां से किरणें आ रही हैं, यहां से किरणें आई और पृथ्वी पर टकराई। एक तो जब ये किरणें आएंगी तो वायुमंडल होने से, विभिन्न प्रकार की गैसें होने से ये थोड़ी डिस्पर्स हो जाएंगी, मतलब तितर बितर होके आएंगी। और जब ये इंटर कर जाएंगी, जब पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को सोख लेगी, मतलब ये थोड़ी गर्म हो जाएगी, तब क्या होगा? अगर ये गैसें हैं तो ये जब यहां से ये निकलेंगी, यहां से जब ये बाहर ऊपर फिर वापस जाएंगी, ये जो यहां से गर्मी, जब यहां से विकिरण रेडिएशंस जब यहां से निकलेंगे और रेडिएशंस जब फिर वापस जाएंगे, तो ये बहुत तेजी से ऊपर नहीं जा पाएंगे। और जब बहुत तेजी से ऊपर नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा? ना तो पृथ्वी ज्यादा गर्म हो पाएगी, ना बहुत तेजी से ठंडा हो पाएगी। देखो, प्रकृति का स्ट्रक्चर इतना अच्छा है। यहां जल रखा गया कि जल क्या करेगा?
सबसे अच्छा कूलिंग का काम करता है, तो पृथ्वी को ये ठंडा करता है। तो हमने देखा ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या है, किरणें आई, पृथ्वी से टकराई और बहुत तेजी से ठंडा ना होने पाए, इसके लिए प्रकृति ने एक लेयर बना रखा विभिन्न प्रकार के गैसों का, जिसकी वजह से वो सडनली ऊपर नहीं जा पाती और पृथ्वी अचानक से बहुत ठंडा होने से बच जाती है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि क्या है हरित गृह प्रभाव है, तो क्या कहेंगे? पहला तो हरित गृह क्वेश्चन पूछेगा, हरित गृह प्रभाव क्या जीवन के लिए जरूरी है? तो आप बिल्कुल कहेंगे हरित ग्रीन हाउस इफेक्ट लाइफ के लिए, जीवन होने के लिए किसी भी ग्रह पे बहुत जरूरी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान होता है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे किसका है? तो मीथेन का। तीसरे नंबर पे जलवाष्प का। चौथे नंबर पे CFC। उसके बाद से बहुत सारे गैस आते हैं। या नो नहीं, ये नो नहीं समझना, इसे नाइट्रोजन की ऑक्साइड समझना, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन जब इनकी मात्रा जब ये मात्रात्मक रूप से इनकी वृद्धि हो जाती है, क्लियर, जब इन गैसों की मात्रात्मक रूप से वृद्धि, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव दृष्टि से जब इनकी वृद्धि हो जाती है, तब वो एक नया टर्म इजाद करते हैं और उस टर्म का क्या नाम है? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। तो अगर एक लाइन में परिभाषा कोई पूछे कि वैश्विक तापन की परिभाषा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? पृथ्वी का गर्म होना वैश्विक तापन कहलाता है या ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसमें अगर इससे क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं ये भी सुनते रहना, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये चीजें हैं, ये समझने की चीजें हैं ज़्यादातर, इसमें डेटेबल चीजें कम, इसको समझने की कोशिश करें। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, नंबर ऑफ। इससे प्रभाव क्या हो सकते हैं? पहला प्रभाव, सबसे बड़ा प्रभाव जिसे माना जाता है, ग्लेशियर का पिघलना। दूसरा, ग्लेशियर के पिघलने से क्या होगा? समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा और आसपास के किनारे डूब जाएंगे, पहला नंबर। ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बन सकता है इसमें? इससे इतनी तेज हवाएं चलेंगी कि जो हिस्से बच गए रहेंगे उनमें ताबड़तोड़ लू के थपेड़े, ताबड़तोड़ आंधियों के थपेड़े पड़ेंगे और वहां के लोग परेशान हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाएंगी, स्किन कैंसर भी हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब सब तरीके से प्रभावित करेगा ये आपको। एक चीज यहां ध्यान रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में एक बात बता दें, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पोल्यूटेंट। ये पोल्यूशन का काम कब करता है? जब इसकी मात्रात्मक रूप से वृद्धि हो जाती है वायुमंडल में। कब मात्रात्मक रूप से वृद्धि हो जाएगी तभी। वैसे पूछे कोई तुमसे, आपसे कि ये CO2 क्या नाम है आपका, पोल्यूटेंट है कि नहीं है, तो आपका जवाब होगा कि CO2 पोल्यूटेंट नहीं है, मतलब प्रदूषक नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा निकल के क्या है? पृथ्वी का इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब बात आती है कि अगर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाए टेम्परेचर, तो क्या प्रभाव होगा? पहले तो लगभग पूरे वर्ल्ड में 40 से 50 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन कम हो जाएगा, जिसके वजह से भूखमरी की संभावना बहुत सारे देशों में आ सकती है। छोटे मोटे जो गरीब देश हैं वहाँ परेशानियाँ क्रिएट हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखेंगे। ये जो सारी बातें हैं ये डेटा याद कर लेंगे आप लोग। हरित गृह की परिभाषा हमने बता दिया, हरित गृह प्रभाव क्या है, यह जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है। विभिन्न प्रकार के गैस होने के कारण ये पृथ्वी को या किसी भी ग्रह को ये जीवन अनुकूल बनाते हैं। जब इनकी मात्रात्मक रूप से वृद्धि हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होता है। ग्लोबल वार्मिंग से परेशानियां क्या क्या होती हैं? ग्लेशियर पिघलने लगता है, वहाँ आंधियों का चलन ज़्यादा हो जाता है, समुद्र का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। और इसका ये क्या करता है? हरित गृह प्रभाव मतलब ये जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, ये गैसें जब पृथ्वी से रेडिएशंस निकलते हैं तो इनको अचानक से ऊपर जाने से रोक देता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। क्लियर होगी बातें? अब इस बात का ध्यान रखें। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। नहीं क्लियर हो तो क्लियर कर लेना, बैठे बैठे पढ़ाई करो, बस ऐठो कम। तो अब हम बात करते हैं, हम समझ रहे हैं दो चार। अब हम लोग बात करेंगे, इसके बाद से ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ही था। इससे आपके लेवल में क्वेश्चन जो आना होगा, ये छोटे मोटे का बहुत,
जितनी बातें बताया उससे उसमें से तो किसी भी एग्जाम से में भी क्वेश्चन लगभग फंस जाएंगे आपके। ग्लोबल वार्मिंग का क्या महत्व रहा। अब बात आती है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। लेकिन इससे पहले एक बात बता दें, हम लोग अब क्रॉप्स नेक्स्ट टाइम से क्रॉप्स भी पढ़ना शुरू कर देंगे, एक एक दो क्रॉप्स शुरू करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनमें से उनको पढ़ लेंगे, तो क्रॉप्स भी पढ़ लेंगे। और क्रॉप्स पढ़ने पर हम कोशिश करेंगे सॉइल साइंस को भी उसमें एक एक दो दिन सॉइल साइंस को ऐड करते हुए चले, शुरू से सॉइल साइंस भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको भी देख लेंगे, उनको भी देख लेंगे। और फिर आपका आज हम जो देखने वाले हैं वो एक तो टाइप्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देख लिया। अब इसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग, और उसके बाद से हम लोग देखेंगे आपका कि सॉइल वाटर। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे क्वेश्चन बने हैं, तो हम उन्हीं चीजों को कवर कर रहे हैं जिससे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। खेती के प्रकार, खेती के प्रकार। खेती के प्रकार मुख्यतः 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। इस बात का ध्यान रखेंगे। सिस्टम ऑफ फार्मिंग नहीं बता रहा हूं कि विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग है ना, खेती की प्रणाली अभी नहीं बता, खेती की प्रणाली बाद में बात करेंगे। अभी हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। खेती के कितने प्रकार होते हैं, खेती की प्रणाली नहीं है ये, खेती के प्रकार हैं। तो खेती के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, ये बनता भी है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग, या खेती के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे 5। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे? स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, विशिष्ट खेती, विशिष्ट खेती, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। तो मेरे ख्याल से आपने देखा स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। इसमें इन परिभाषाओं का विशेष ध्यान रखेंगे। परिभाषा की बजाय एक डेटा उसमें बताएंगे, वो ध्यान रखेंगे। जब कोई किसान या कोई प्रोड्यूसर किसी एक उद्यम या इंटरप्राइजेस, उद्यम को क्या कहते हैं? इंटरप्राइजेस। जब कोई किसान या कोई भी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक, कोई भी उत्पादक किसी एक इंटरप्राइजेस या उद्यम से कम से कम 50, कितना? कम से कम 50%, कम से कम 50%, मतलब ब्रैकेट में आप कह सकते हैं मोर देन 50%। कम से कम मतलब 50% से कम होना ही नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा ही रहे। कम से कम मतलब 50% होना ही नहीं, 50% से कम होना ही नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा ही रहे। तो कम से कम 50% एक उद्यम या इंटरप्राइजेस से अपना आय प्राप्त करता है। क्या बताया मैंने? कोई उत्पादक या किसान किसी एक उद्यम या इंटरप्राइजेस से अपना 50% से ज़्यादा लाभ प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है? आय प्राप्त करता है, क्या कहलाता है वो? स्पेशलाइज्ड फार्मिंग या विशिष्ट खेती। तो कितना होना चाहिए विशिष्ट खेती में? 50%। इसमें हम कोई भी ऐसी चीज को इंक्लूड करेंगे जो 50% हमें ज़्यादा, 50% से ज़्यादा उत्पादन। जैसे साल भर में, एग्जाम्पल के तौर पर साल भर में हमने सिर्फ गेहूं गाया और हमें पूरा का पूरा हिस्सा, हमें पूरा आय हमारा किस पे डिपेंड है? गेहूं पे डिपेंड है। क्लियर? ये बात इसमें ध्यान रखेंगे स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में। पहला फार्मिंग लिखते भी जाएंगे, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग पहला। दूसरा डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग
बहुप्रकारीय खेती, हिंदी में क्या कहेंगे? बहुप्रकारीय खेती। बहुप्रकारीय खेती, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। मैं वही ऊपर क्या परिभाषा बताया कि कम से कम 50% एक उद्यम से प्राप्त हो। इसमें एक उद्यम से या एक इंटरप्राइज से 50% से कम लाभ आय प्राप्त होती है। इसमें एक उद्यम से जब कोई उत्पादक या फार्मर किसी भी अपने इंटरप्राइजेस या उद्यम से 50% से कम, फसल भी हो सकता है यहाँ इंटरप्राइजेस, यहाँ फसल से भी, फसल उत्पादन करके 50% से कम आय प्राप्त करता है तो वो क्या कहलाता है? डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे इससे में फार्म होंगे, वो भी मैं बताता हूं। तो इसे क्या कहेंगे? डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। 50% से कम आय, 50% से कम आय प्राप्त होती है। ठीक, इसमें 50% से अधिक या कम से कम 50%। क्लियर होगी बातें? तो इनका भी आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन कैसे फार्म होगा? पूछेगा स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कम से कम एक किसान को कितना, एक उद्यम से कितना आय प्राप्त होनी चाहिए? तो कम से कम 50% ऑप्शन रहेगा लिखा हुआ, या लिखा होगा मोर देन 50%। ठीक, बहुप्रकारी खेती में लिखेगा बहुप्रकारी खेती में एक किसान को एक उद्यम या व्यवसाय से कितना आय प्राप्त होती है? तो 50% से कम या लेस देन 50%। इन बातों का आप ध्यान रखें। खैर, 2 हो गए, हमने 5 बताए, 2 हो गए। अब रही बात, हम तीसरी की बात करते हैं। ये जितने हम बिंदु बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। हम मतलब एग्जाम का पेपर मान लो कोई, तो वो जहाँ से बन रहा होगा बनेगा अपने हिसाब से, लेकिन हम लोग उसी चीज़ों को पुटअप कर रहे हैं कि आपको उतना मिल जाए जितने से आपका एग्जाम क्रैक हो सके, तो आप एग्जाम अपना क्रैक कर सकें। उन्हीं बातों का हम लोग ध्यान रख रहे हैं। हाँ, बाकी तो निकलना न निकलना तो तुम्हारे मेहनत पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर सिर्फ ऐसा कुछ होता तो कुकर में घोल के पिला देते सबके सब, एक के बार में हो जाता सबका, तो सबसे पहले आदमी राष्ट्रपति बन जाता। अब हो गई बातें, हमने 2 फार्मिंग पढ़ लिया, एक पढ़ लिया स्पेशलाइज्ड फार्मिंग और दूसरा पढ़ लिया डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरे नंबर पे मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं बता रहा हूं, यहां मिक्स्ड फार्मिंग ध्यान रखेंगे। मिक्स्ड फार्मिंग को आप इसे देवनागरी लिपि में ना याद करने की कोशिश करें, इसे अंग्रेज बन के अंग्रेजी में ही याद कर लें तो ठीक रहेगा। वैसे मैं लिख देता हूं, इसे कहते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, डाइवर्सिफाइड मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक, इसकी परिभाषा विशेष ध्यान रखेंगे। जब कोई किसान या उत्पादक कृषि के साथ साथ दूसरे व्यवसाय जैसे मोरीकल्चर, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, डेयरी, ये सारे उद्यम किसके साथ साथ? फसल उत्पादन के साथ साथ ये सभी क्रियाएं करता है। अदर इंटरप्राइजेज में ये आते हैं। मैं परिभाषा एक बार फिर बोलता हूं, जब कोई किसान या जब कोई उत्पादक कृषि मतलब फसल उत्पादन के साथ साथ भेड़ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, पीसी कल्चर, मोरी कल्चर, सेरी कल्चर, एपी कल्चर, ये सारी चीजें करता है, वो क्या कहलाता है? किस में आता है? मिक्स्ड फार्मिंग में आता है। तो आप परिभाषा इस प्रकार लिख लेंगे जो हमने बोल दिया है। अब बात आती है कि इसमें एक उद्यम से कितना आए, तो इसमें भी एक उद्यम से कम मिश्रित खेती में कम से कम एक उद्यम से प्रोड्यूसर अपना 10%, कम से कम 10% आय प्राप्त करता हो। कम से कम 10% आय प्राप्त करता हो। ऐसी खेती किस में आ रही है? मिक्स्ड फार्मिंग में आ रही है।
परिभाषा विशेष ध्यान रहे। कृषि के साथ साथ दूसरे व्यवसाय लाइक मोरिकल्चर, पीसीकल्चर, सेरिकल्चर, डेयरी, ETC, ये सारी बातें एक्सेट्रा, ये सारी बातें आएंगी। और कम से कम एक उद्यम से उसे 10% की आय प्राप्त होती हो। कम से कम का मतलब मोर देन 10%, 10% हो या 10% से ज़्यादा हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्लियर होगी बातें? तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, कम से कम वो 10% इससे आय प्राप्त कर रहा हो। ये हो गई तीसरी मिक्स्ड फार्मिंग। खेती के प्रकार में हमने 3 बता चुके हैं। अब बात आती है चौथी, ड्राई फार्मिंग। अब बात आती है चौथी, ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग शुष्क खेती, शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग क्या कहेंगे? शुष्क खेती। शुष्क खेती की परिभाषा जो दी गई है, या शुष्क क्षेत्र की जो परिभाषा दी गई, कुछ जगहों पे कुछ दी गई, कुछ जगहों पे कुछ दी गई, लेकिन जो एग्रीकल्चर में किताबों में परिभाषा दी गई है वो ये दी गई है कि ऐसा क्षेत्र जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो। कितनी? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो, उन क्षेत्रों को शुष्क क्षेत्र कहते हैं। और उन क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? शुष्क खेती की कहते हैं। परिभाषा क्या बताया? ऐसे क्षेत्र जहां 50 सेंटीमीटर मतलब 500 मिलीमीटर, कितनी? 500 मिलीमीटर। कुछ किताबों में 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप एग्रीकल्चर का एग्जाम दे रहे हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें हो रही हैं, तो जो आपकी किताबों में लिखा है हम उन पे ही ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं। इसमें ऐसे क्षेत्र जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, मतलब 500 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं? शुष्क क्षेत्र कहलाते हैं। और उन क्षेत्रों में जो खेती होती है उन्हें क्या कहते हैं? शुष्क खेती कहते हैं। क्लियर की बातें? ये खेती मोस्टली, अब ड्राई क्षेत्र कौन कौन से भारत में तो देख लें तो राजस्थान का एरिया ले, और आप कह सकते हो जहां इतनी इससे कम वर्षा हो रही है, लेह लद्दाख, ये सारे एरिया इस प्रकार की जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है। ठीक, भारत में बहुत विविधता है। एक जगह देखें तो एक जगह कहीं 10% वर्षा, 10 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, और एक जगह कहीं देखें तो 1000 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है भारत में, इतनी डाइवर्सिटी है। एक क्षेत्र सूखा सूखा और एक क्षेत्र पानी से लदा हुआ डूब रहा है। मतलब मैं बात कर रहा हूं ईस्टर्न इंडिया की और वेस्टर्न इंडिया की। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां 10 सेंटीमीटर वर्षा है, कुछ क्षेत्र, ये डाइवर्सिफिकेशन, ये प्रकृति है, अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज करी हुई है और उसमें इंसान अपने हिसाब से अपना जीवन जी रहा है। खैर, ये हो गई ऐसे क्षेत्र क्या कहते हैं? ड्राई फार्मिंग। और इसमें ज़्यादातर कोशिश की जाती है मोनोक्रॉपिंग करते हैं, एक फसल ही लेते हैं। कोशिश यही की जाती है कि कम से कम फसलें वहाँ यूज की जाए जिससे वहाँ पानी का दोहन कम होने पाए। क्लियर? ये बातों भी ध्यान रखेंगे। चौथे नंबर पे हमने एक फार्मिंग बता दिया, ड्राई फार्मिंग। अब बात आती है 5वें नंबर पे जो फार्मिंग है। जितना इसमें डेटा बताएं उनका विशेष ध्यान रहे, आने तो मुंह बनाइयो फिर बैठ के एग्जाम देने जाइयो। तो अब 5वें नंबर पे हम देख रहे हैं तो रेंचिंग फार्मिंग। रैंचिंग फार्मिंग, रेंचिंग फार्मिंग में क्या होता है? ये रेंचिंग शब्द जो आया वो ऑस्ट्रेलिया से आया था। ऑस्ट्रेलिया में जो लोग भेड़ चराते हैं, बकरी चराते हैं, उन्हें रेंचर्स की संज्ञा दी गई है। क्या बताया गया है? रेंचर्स कहा जाता है। वहां से ये टर्म निकल के आया रेंचिंग का। प्राकृतिक रूप से इसमें कोई खेती उती वाली बात नहीं होती। इसमें प्राकृतिक रूप से जो चारागाह होते हैं, प्राकृतिक रूप से जो चारागाह होते हैं उन पे पशुओं को चराना रेंचिंग फार्मिंग कहलाता है।
ये विश्व में कहाँ कहाँ होती है रेंचिंग फार्मिंग? ऑस्ट्रेलिया, शब्द मैं पहले यूज कर चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए मतलब अमेरिका, तिब्बत का पठार, प्लेटू ऑफ तिब्बत, तिब्बत का पठार, ठीक, तिब्बत मतलब पामीर, तिब्बत में पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। खैर ये बातें तो सब अलग हैं, कभी जब थोड़ा बहुत अब धीरे धीरे चल रही तो सब बातें करेंगे। अब कोशिश की जा रही है आप लोगों को सब कुछ मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, तिब्बत का पठार, और भारत में भारत का पठारी क्षेत्र जैसे मालवा का पठार वगैरह हो गया, तो पठारी क्षेत्र भारत का जैसे मालवा का पठार हो गया, मालवा का पठार, ये मालवा का पठार इंदौर से शुरू होकर के उधर जाता है पूरा महाराष्ट्र एरिया। इसमें काली मृदा पाई जाती है मोस्टली, ये वह ध्यान रख लेंगे। यहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है? ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और अगर छोटा नागपुर का पठार की बात कर ले तो ये झारखंड में पड़ता है, वहाँ भी कुछ क्षेत्रों में रेंचिंग फार्मिंग की जाती है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई ये सारी बातें? हमने 5 फार्मिंग बता दिया, उन 5 फार्मिंगों को आप ध्यान रखेंगे। रेंचिंग फार्मिंग में क्या करते हैं, इसमें कोई विशेष अलग फसलें नहीं उगाई जाती, इसमें चारागाह है जिसमें हम पशुओं को चराते हैं, भेड़ बकरी उसको चराते हैं। क्लियर हो गई बातें? अब एक बात अगर देख लें हम लोग, सॉयल वाटर की बात कर लें तो आप इंटर वाली या अदर किताब, कुछ किताबों में 4 लिखी हैं, कुछ किताबों में 3 लिखी हैं, तो मोस्टली 3 हैं। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि 3 हैं वो जो आपके सॉयल वाटर कितने हैं? 3 हैं। सॉयल वाटर कितने? पहले तो जब वाटर की बात आ गई तो वाटर के कुछ केस हैं तो वो ध्यान रखेंगे। पहला वाटर के बीच जो कोण का संबंध है वो 105.5 डिग्री करीब आता, लगभग 105 डिग्री कोण आते हैं। इसमें कोण कितने बनाते हैं? H2O जो कोण बनाते हैं वो कितने बनाते हैं? 105 डिग्री कोण बनाते हैं। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक डेंसिटी अगर देख लें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। किसका? पानी का, जिसके कारण देखे होगे कभी कभी जाड़ों में डल झील जम जाती है और पूरा ऊपर से बर्फ लदा रहेगा लेकिन नीचे मछलियां जिंदा रहेंगी। वो क्योंकि उसका पानी का घनत्व तो अधिक होने के कारण पूरा पानी ऊपर का हिस्सा ठंडा हो जाता है लेकिन नीचे का हिस्सा आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बना रहता है और इतने डिग्री सेंटीग्रेड में मछलियां जिंदा रह जाती हैं। क्लियर हो गई? तो सब स्पेसिफिक, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट पानी का ही होता है। मतलब पानी बहुत जल्दी गर्म नहीं होता और बहुत तेज़ी से ठंडा नहीं होता, इसके लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो अब सॉयल वाटर में हम पहला देख लें। पहला कैपिलरी वाटर, मतलब केशिका जल, केशिका जल। अब केशिका जल की अगर हम बात कर लें तो ये बहुत पौधों के लिए बहुत जरूरी, इसमें कुछ पॉइंट्स हम बोलेंगे, आप लिखते रहेंगे उनको। पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है। पहला तो पहले केशिका क्या होती है? एक ऐसा ट्यूब जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध इसमें वाटर चढ़ता है। ऐसा ट्यूब होता है क्योंकि ये वायुमंडलीय प्रभाव पड़ता है। ये क्यों? जैसे मान लो सपोज डेट हम क्यों ये चढ़ जाता है, ये यहां ध्यान रखेंगे कैसे ये चढ़ जाता है इसमें पानी। सपोज इसमें पानी है, सपोज ये एक है, इसमें पानी रखा है। एक दूसरा आपका बर्तन है, इसमें हमने एक कैपिलरी वाटर डाल दी, इसमें पानी भरा है पहले ही, इसमें पानी भरा, उसका मैं अभी फिगर दिखाता हूं। इसमें एक कैपिलरी, एक ट्यूब डाल दिया, कैपिलरी ट्यूब है ये, केशिका ट्यूब, केशिका नली। अब देखेंगे तो ये क्या करेगा, पानी इसमें, इसको हम और बड़ा बना दें जिससे आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन इतना जितना बड़ा बनाएंगे इस तरीके से नहीं होता, बहुत पतला होता है। सपोज इसमें पानी है,
ये चारों तरफ से पानी पर वायुमंडलीय प्रेशर पड़ता है, चारों तरफ से पानी पर वायुमंडलीय, और ये बहुत पतला होता है। तो पानी का स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाता है। ये जो पानी होता है इसमें यहां क्योंकि ये चारों तरफ से वायुमंडलीय दाब पड़ रहा है, तो ये क्या करता है, ये जगह पाता है और इसमें चढ़ने लगता है, और एक निश्चित ऊंचाई पर जाता है तो देखता है, तो आप कभी भी ट्यूब में देखेंगे तो पानी ऐसे दिखेगा। क्लियर? ये चढ़ा और पानी का जो स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां आने के बाद हम पाते हैं कि यहां भी वायुमंडलीय दाब पड़ रहा है, यहां भी वायुमंडलीय दाब पड़ रहा है, तो ये आपका कैपिलरी ट्यूब हो जाता है। इस तरीके से कैपिलरी ट्यूब काम करता है। क्लियर होगी बातें? अब बात करते हैं हम लोग, तो ऐसे केशिका जल होता है। मृदा में विभिन्न प्रकार के सॉइल से जुड़े हुए ऐसे ऐसे सॉइल पार्टिकल्स आपस में जुड़े होते हैं और एक केश नली बनाते हैं। इसमें जो पानी पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? केशिका जल कहलाते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, केशिका जल पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है। यह 0.33 से 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच पाया जाता है, मतलब वायुमंडलीय दाब। यह किसके किसके बीच मिलता है? 0.33 से 31 वायुमंडलीय दाब के बीच मिलता है। दूसरा, अब 0.33 को हम क्या कहते हैं? छत्रधारिता। क्या कहेंगे? छत्र किस, अब पूछ ले किसके किसके बीच मिलता है? ये तो वायुमंडलीय दाब बताया हमने। अब पूछ ले किसके किसके बीच मिलता है? तो छत्रधारिता और आर्द्रताग्राही गुणांक, आर्द्रता ग्राही गुणांक के बीच पाया जाता है। किसके किसके बीच पाया जाता है? पहला हमने बताया पौधों के लिए बहुत जरूरी। दूसरा, इसका वायुमंडलीय दाब बताया, किसके कितने वायुमंडलीय दाब के बीच पाया जाता है? 0.33 से 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच, या 0.33 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। इसका नाम 0.33 को हम क्या कहेंगे? छत्रधारिता, और 31 एटमॉस्फेयर पे क्या होता है? आर्द्रताग्राही गुणांक। इनके बीच ये पाया जाता है। ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। ये मोस्टली 3 पॉइंट इन्हीं से आते हैं। बाकी पौधों के लिए जरूरी होता है। ये कैसे वर्क करता है तो मैं बता दिया, ये कैसे कैपिलरी ट्यूब काम करती है, इस प्रकार से काम करती है, वो सारी बातें हो गई। कभी सुना होगा, फिजिक्स में सुना होगा कि कम पानी में रखा हुआ ढेला क्यों भीग जाता है? तो वो सिर्फ केश नली के कारण, क्योंकि केश नलियों से पानी ऊपर चढ़ जाता है और ये पूरा का पूरा ढेला, मतलब वो क्लॉट भीग जाता है। ये हो गया। अब दूसरे अगर जल की हम बात करें, दूसरे जल की बात करें तो हम पाते हैं कि ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल पौधों के लिए जरूरी नहीं हो, ये पौधे इसका उपयोग नहीं कर पाते। पहला पॉइंट, बाढ़ की स्थिति, जो बाढ़ आती है वो किस किस जल को शो करती है, किस जल को बताती है? तो वो गुरुत्वीय जल को बताती है। बाढ़ की स्थिति किस जल को बताती है? गुरुत्वीय जल के कारण ही बाढ़ आता है। क्यों? क्योंकि जब माइक्रो और मैक्रोपोर दोनों भर जाते हैं, मृदा में सूक्ष्म छिद्र भी होते हैं और बड़े छिद्र भी होते हैं। ऐसे, अब सूक्ष्म छिद्र किसे कहते हैं? ऐसे छिद्र जिनकी 6 माइक्रोमीटर, मोर देन 6 माइक्रोमीटर से अगर ज्यादा है वो, तो हम उसे क्या कहते हैं? कि ये बृहद छिद्र है। और अगर वो लेस देन 6 है तो हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म छिद्र है। माइक्रो मिलीमीटर की, अगर हम माइक्रोमीटर की बात करें तो ये ध्यान रखेंगे। तो जब माइक्रो और मैक्रोपोर दोनों भर जाते हैं तो सैचुरेशन की स्थिति पैदा हो जाती है, और वो स्थिति किसको शो करती है? गुरुत्वीय जल को, और उस स्थिति के कारण बाढ़ आती है। ये किसके किसके, ये कहां पाया जाता है? तो ये 1/3 वायुमंडलीय दाब से कम पर पाया जाता है। ये किसके कहां पाया जाता है? 1/3 से कम वायुमंडलीय दाब पर पाया जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने 3 बातें बताई। एक तो हमने बृहद छिद्र का आकार कितना होता है, सूक्ष्म छिद्र का। हम लोग कल कुछ बातें करेंगे जिसमें गुरुत्वीय जल के बाद
हमारा बचा अर्थ जल, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो और लिख लेना, सब लोग पढ़ाई करते रहो कि बेस्ट ऑफ लक।